एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम्स। बहुत इजी एंड बहुत सिंपल सा चैप्टर है जिसको हम लोग इजीली हमारी रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इंश्योरेंस क्लेम्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं कि हम लोग जब इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, साथ ही क्या क्या टर्म्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, हर एक चीज यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। एंड सबसे पहले यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम्स है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर हम लोगों को करना क्या होता है। देखो, हमारा कोई भी बिजनेस है वहां पर चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई लॉस वहां पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरा इंश्योरेंस क्लेम होता है, यहाँ पर क्या बोला जाता है, कोई भी बिजनेस है वहां पर अगर कोई भी लॉस हो रहा है किसकी वजह से, या तो वो फायर की वजह से हो रहा है, थेफ्ट की वजह से हो रहा है, या फिर किसी भी रीजन से आपके प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके के नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी परचेज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, हमारे नुकसान को कवर करने के लिए, हमें जो भी लॉस हो रहा है उसको इंडेमनिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी को परचेज करते हैं हमारी इंश्योरेंस कंपनी से। अब क्या होता है, मेरे बिजनेस के अंदर अब जैसे ही नुकसान होगा, क्योंकि मैंने मेरी इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी परचेज कर रखी है, तो जैसे ही मुझे नुकसान होगा मैं नेक्स्ट काम क्या करूंगी, मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इंश्योरेंस क्लेम के लिए रिक्वेस्ट डालूंगी कि इस रीजन से मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर लॉस हो गया है, चोरी हो गई है, आग लग गई है, जो भी आप लोगों का XYZ जो भी रीजन था, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को वो बात बताकर अपनी क्लेम के लिए क्या डाली है, अपनी एप्लीकेशन डाली है और उनको बोला है कि आप प्लीज मेरा जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट कर दीजिए। अब रीजन क्या हो सकता है आग लगी हो, या फिर चोरी हुई हो, या फिर कोई और एक्सीडेंट हो जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है उसके अंदर सेल्स जो है डिस्टर्ब हुई है, या फिर उसके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आई है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप लोग आपकी एप्लीकेशन डालते हैं, इंश्योरेंस क्लेम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी वहां पर क्या करती है, पूरी अच्छी तरीके से वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या जो रीजन आप लोग बता रहे हो फायर का, थेफ्ट का, क्या वही एक्चुअल रीजन है, क्या आपने उस एक्चुअल रीजन के लिए उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या फिर नहीं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आपको कंपनसेट करते हैं ताकि आप लोगों का जो लॉस है वो कवर हो सके। पॉइंट क्लियर। तो ये है आप लोगों का इंश्योरेंस क्लेम्स का कॉन्सेप्ट, जहां पर आप लोग एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं आपके लॉस को इंडेमनिफाई करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसकी कोशिश ये होती है कि इन कुछ चीजों की वजह से आग लग गई है, चोरी हो गई है, इस तरीके का कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी रीजन से आपकी जो सेल्स डिस्टर्ब हुई है या फिर आपके प्रॉफिट में रुकावट आई है, तो ये जो नुकसान आपको बियर करना पड़ा, इस नुकसान की आपकी भरपाई कर सके, इस चीज में आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हेल्प करती है। अब अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कितने तरीके का इंश्योरेंस क्लेम हम लोग बोल सकते हैं, ले सकते हैं। यहां पर बोला गया आप लोग यहां पर आपके स्टॉक का जो लॉस हुआ है उसका क्लेम ले सकते हैं, या फिर जो आपके प्रॉफिट का लॉस हुआ है उसका क्लेम भी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का चैप्टर रहने वाला है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोले ऑब्जेक्टिव क्या है आपके इंश्योरेंस क्लेम का, कि आपका जो बिजनेस रुका है, जितनी रुकावट आपके बिजनेस के अंदर आई है, उस दौरान आपका जितना भी नुकसान हुआ है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन में रुकावट आई है, उस लॉस को आपको रिकवर करके दिया जाए, आपको उसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया जाए। ये काम है आप लोगों की इंश्योरेंस कंपनी का। अब यहाँ पर हम लोग हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी कुछ डिफरेंट टर्म्स यूज होंगी जिसका मीनिंग हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, ध्यान से एक एक टर्म को समझना, क्योंकि ये टर्म्स जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, वहां पर ये हर एक टर्म आपको काम में आने वाली है, वहां पर आपका टाइम सेव होगा। मुझे बार बार हर टर्म का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इस इंट्रोडक्टरी आपकी जो वीडियो है, पार्ट है, इसके अंदर आपको हर एक चीज क्लियर होगी। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है आप लोगों की, दैट इज फायर इंश्योरेंस क्लेम। यहाँ पर फायर इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या होता है, ये वो अमाउंट है जो आप क्लेम करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, आपका बिजनेस है एंड आपके बिजनेस में आग लग जाती
है आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है मुझसे, तो अब यहाँ पर क्योंकि आपके बिजनेस में आग लगी है, आप मुझसे क्या मांगेंगे? क्लेम। वो जो अमाउंट आप लोग मुझसे चाहते हैं दैट इज योर फायर इंश्योरेंस क्लेम। बात क्लियर है, इजी है, सिंपल है। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। फायर इंश्योरेंस क्लेम क्या है? ये वो अमाउंट है जो क्लेम किया जाता है इंश्योर्ड के द्वारा, यानी कि इंश्योर्ड कौन? जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है। अब ये जो अमाउंट है ये किससे मांगते हैं? अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, जहां से इन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज किया होता है। अब ये लोग क्यों क्लेम मांग रहे हैं? क्योंकि इनका जो स्टॉक है उसका लॉस हुआ है बाय द फायर इन द बिजनेस। आग लगने से बिजनेस में नुकसान होने की वजह से जो लॉस उसको हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी ले रखी होती है उसके लिए वो क्लेम को मांगते हैं। पॉइंट क्लियर है? टर्म समझ आ रही है? इजी है, सिंपल है। आप लोग रियल लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, वहां पर आग लगती है तो आप तुरंत क्या करेंगे? आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वहां से उनसे क्लेम मांगेंगे, दैट इज फायर इंश्योरेंस क्लेम। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टर्म की बात करते हैं, दैट इज फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहां पर एक अग्रीमेंट होता है आपके और मेरे बीच में, यानी कि इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच में, इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। यहां पर हम दोनों, आप बिजनेसमैन है एंड मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, हम दोनों बैठ करके डिसाइड करेंगे कि मुझे इतने वैल्यू ऑफ स्टॉक का क्या कराना है? इंश्योरेंस कराना है। मेरा बिजनेस इस नेचर का है, इस टाइप का है, इतनी कॉस्ट तक मुझे अपना इंश्योरेंस कराना है। हर एक चीज हम लोग बैठकर डिसाइड करते हैं। किस चीज के अंदर आती है ये चीजें? ये आती है मेरी फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द इंश्योरेंस कंपनी। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म यहां पर मेरी क्या है? दैट इज अंडर इंश्योरेंस। क्या टर्म है आपकी? अंडर इंश्योरेंस। इजी एंड सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपके बिजनेस के अंदर, आपकी जो फर्म है उसके अंदर स्टॉक कितने का है? दैट इज फॉर 1 लाख रुपीज। लेकिन आपने इंश्योरेंस कितनी अमाउंट का कराया, कितने स्टॉक का कराया? दैट इज फॉर 60,000 रुपीज। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है? जब आप आपकी कंप्लीट स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं कराते, उसमें से पार्ट ऑफ द स्टॉक का कराते हो, आधा स्टॉक या आधे से थोड़ा ज्यादा स्टॉक का जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो, वो आपके टोटल स्टॉक से कम वैल्यू का है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं अंडर इंश्योरेंस। जब आप आपके कंप्लीट बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं कराते, पार्ट ऑफ द बिजनेस का इंश्योरेंस कराते हैं, दैट विल बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। बात क्लियर है? इजी है, सिंपल है। दोबारा एक बार आपका एग्जांपल यहां पर समझो। आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक के दैट इज फॉर रुपीज 1 लाख, बट आपने जो पॉलिसी ली है दैट इज फॉर ओनली 60,000 रुपीज। स्टॉक 1 लाख का था लेकिन पॉलिसी आपने 60,000 की ली है, तो यहां पर आप लोग क्या कंसीडर करेंगे? क्या बोलेंगे कि आपका जो स्टॉक है वो यहां पर अंडर इंश्योर्ड है। बात क्लियर है? अंडर इंश्योरेंस है, सिंपल है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट बात करने वाले फोर्थ टर्म की, दैट इज ओवर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस का जस्ट अपोजिट विल बी ओवर इंश्योरेंस। एग्जाम्पल के साथ यहां पर समझेंगे। सपोज आपका स्टॉक अभी भी 1 लाख रुपीज का है, लेकिन इस बार आपने इंश्योरेंस ज्यादा अमाउंट का कराया है। क्या किया है आपने? यहां पर इंश्योरेंस ज्यादा अमाउंट का कराया है, दैट इज फॉर रुपीज 1,50,000 रुपीज। कितने का कराया? 1.5 लाख रुपए का। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टॉक 1 लाख का है, लेकिन इंश्योरेंस आपने 1.5 लाख का कराया, दैट इज आपने यहां पर ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस कराया, दैट विल बी कवर्ड अंडर ओवर इंश्योरेंस। इजी एंड सिंपल सी टर्म्स है, कुछ भी इसके अंदर आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट है यहां पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट टर्म क्या है आप लोगों की? दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहां पर आपको बोला गया है आपके जो गुड्स का लॉस होता है, उस लॉस के बाद आपकी जितनी मॉनेटरी वैल्यू की उसके अंदर इंटरेस्ट है, क्या बोला है? जितना आपका उसके अंदर मॉनेटरी लॉस हुआ है दैट विल बी कवर्ड अंडर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ध्यान से मेरे साथ रीड करेंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी पर्सन का उस सब्जेक्ट मैटर में जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है। जैसे जो पर्सन करता है कोई भी सफर, यानी कि अगर कोई भी पर्सन को किसी भी रीजन से लॉस सफर हो रहा है, आपके बिजनेस के अंदर आग लगने से हो सकता है, चोरी होने से हो सकता है, तो उसके अंदर उसका जितना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसका जितना मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है, दैट विल बी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम का मतलब क्या होता है? ये आपकी कोई यूजुअल आइटम नहीं है। यूजुअल मतलब इस चीज का मैं बिजनेस नहीं करती हूँ,
ये जस्ट ऐसे ही मैंने कोई नई प्रोडक्ट लाइन मेरे बिजनेस में ऐड की है जो यूजुअली नहीं होती थी बट इस साल थी, या फिर कोई एक्स्ट्रा आइटम मेरे बिजनेस के अंदर पड़ी है उस समय, तो यहां पर क्या होगा, वो हर चीज मेरी एबनॉर्मल आइटम के अंदर कंसीडर होगी। पॉइंट क्लियर है? यही चीज यहां पर लिखी है, ये कोई न्यू लाइन है प्रोडक्ट की या फिर स्लो मूविंग आइटम्स है। स्लो मूविंग मतलब जो धीरे धीरे सेल होती है, वो आइटम्स अगर आपके स्टॉक में रखे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल आइटम। एंड जब भी आप लोग यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके की आइटम्स को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बात क्लियर है? एंड अगर वहीं पर ऐसी आइटम आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है आग लगने से नॉर्मल स्टॉक के साथ साथ, तो जो इन आइटम्स की कॉस्ट है उसको आप इंक्लूड करते हैं जब भी आप लोग क्लेम की क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं। बात क्लियर है? नॉर्मल आइटम का मतलब होता है जब आप कभी भी आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करते हैं या फिर कोई स्लो मूविंग गुड्स आपके बिजनेस के अंदर रखे होते हैं, वो चीजें होती हैं आपकी एबनॉर्मल आइटम्स। क्या होती हैं? वो आपकी एबनॉर्मल आइटम्स होती हैं। एंड ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम आपको इन एबनॉर्मल आइटम्स को एक्सक्लूड करना है, दैट इज माइनस करना है। लेकिन अगर तुरंत अचानक से आपके बिजनेस के अंदर आग लग जाती है तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस क्लेम को रिक्वेस्ट करते टाइम आपके जो ये एबनॉर्मल आइटम है इसको आप लोग कंसीडर करने वाले हैं। आई होप मीनिंग क्लियर हो रहा है, चीजें अच्छे से समझ आ रही है। नेक्स्ट टाइम आपकी यहां पर क्या है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या है आप लोगों का? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला जो फॉर्मूला है हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 12 के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा है, साथ ही हमारी जो ग्रेजुएशन के अंदर रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर है वहां पर भी हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा हुआ है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप लोग आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेल्वेज। सेल्वेज क्या होता है? द रिमेनिंग पार्ट। सेल्वेज क्या है? रिमेनिंग पार्ट। सपोज आपके बिजनेस के अंदर क्या होता है, आग लग जाती है। अब क्या ऐसा जरूरी है कि सब कुछ जल करके राख हो जाएगा? क्या ऐसा केस नहीं हो सकता जहां पर पार्ट ऑफ द गुड्स जल चुकी हैं, पार्ट ऑफ द गुड्स बचे हुए हैं? आपकी कोई ऐसी एसेट थी जिसका आधा पार्ट जल गया, आधा पार्ट बच गया, तो जो मेरा आधा पार्ट बचता है उसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा कम रेट पर सेल करके आ जाती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ सेल्वेज। जो रिमेनिंग पार्ट होता है, डिस्ट्रॉयड में से जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो छोटी मोटी वैल्यू पर मेरा बिक सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेल्वेज। अब सेल्वेज के अंदर क्या होता है, यहां पर या तो ये जो सेल्वेज होता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठा कर ले जाती है, या फिर जिसका बिजनेस होता है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया हुआ होता है, वो भी इस सेल्वेज को अपने पास रख सकता है। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करती है और ये जो सेल्वेज है आपने अपने पास रखा हुआ है, तो वो क्लेम कब देगी, आपके लॉस में से इस सेल्वेज को कर देगी माइनस। क्या कर देगी? लॉस में से सेल्वेज को कर देगी माइनस। उसके बाद जो आपका लॉस बचा उसके लिए आपको वो क्लेम दे देती है। इजी है, सिंपल है, समझ आ रहा है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जहां पर मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, दैट इज ओपीडी एंड सीएस, जहां पर आप लोग ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, साथ ही क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स को लिखते हैं, दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम्स वाले चैप्टर में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो वैसे ही है, बट आपको ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा प्रीवियस ईयर का बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग हमेशा प्रीवियस ईयर का प्रिपेयर करेंगे, ना कि करंट ईयर का। नेक्स्ट यहां पर टर्म है हमारी एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू डिस्करेज अंडर इंश्योरेंस यूजुअली द एवरेज क्लोज इज इंसर्टेड इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। यहां पर जब भी आपका अंडर इंश्योरेंस होता है वहां पर हम लोग एवरेज क्लोज को अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको एंटर करने का, इसको इंसर्ट करने का, टू लिमिट द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू दैट प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल लॉस, ताकि यहां पर आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कितना क्लेम देना है एक्चुअल लॉस के अकॉर्डिंग, उसके लिए एक ही लिमिट सेट करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि एवरेज क्लोज के अंदर मैं मेरा क्लेम कैसे कंसीडर कर सकती हूं, मुझे मेरा क्लेम कैसे कैलकुलेट करना है। स्टार मार्क करके इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके आज इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां पर आपको समझ आएगा कि एवरेज क्लोज किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। एवरेज क्लोज के अंदर आपको क्लेम कैसे कैलकुलेट करना है, आपको सबसे पहले देखना है एक्चुअल लॉस कितना है आपका, उसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। साथ ही आपको क्या करनी है,
टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी प्लस टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक। क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका एक्चुअल लॉस है। दिस इज योर फॉर्मूला व्हेन यू आर यूजिंग एवरेज क्लोज टू कैलकुलेट योर इंश्योरेंस क्लेम। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना आता है, वैसे ही मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट आपका प्रीवियस ईयर का बनता था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपका करंट ईयर का बनेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता था, प्रीवियस ईयर का बनता था। किसका बनता था, प्रीवियस ईयर का बनता था। एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपका करंट ईयर का बनेगा। अब द थिंग इज, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, यहां पर मुझे कैलकुलेट करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। एंड इन केस आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो कोई भी आपकी मिसिंग फिगर है, कोई भी आपकी मिसिंग वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं बनाती हूँ मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बात क्लियर है, इजी लग रहा है, सिंपल है, हार्ड कुछ नहीं है। यहां पर आई होप चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई हैं, बहुत अच्छे से क्लियर है। जल्दी से यहां पर एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे क्या क्या टर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दैट इज यहां पर फर्स्ट टर्म थी मेरी फायर इंश्योरेंस क्लेम। जो भी मेरा नुकसान हुआ है उसके कंपनसेशन के लिए मैं जो मांगती हूं दैट इज फायर इंश्योरेंस क्लेम। सेकेंड टर्म है यहां पर फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें हम लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करते हैं। थर्ड टर्म है अंडर इंश्योरेंस। जब मैं मेरे टोटल स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं कराती, पार्ट ऑफ द स्टॉक का इंश्योरेंस कराती हूँ, दैट विल बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ओवर इंश्योरेंस। दैट मींस जब मेरे पास स्टॉक कम है लेकिन इंश्योरेंस में ज्यादा अमाउंट का कराती हूँ, वो मेरा होता है ओवर इंश्योरेंस। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आपको क्लेम मिल रहा होगा तो वो ओवर अमाउंट का नहीं मिलेगा, सिर्फ उतनी ही अमाउंट का मिलेगा जितने स्टॉक का आपका लॉस हुआ है। नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर क्या थी, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपका जितना मॉनेटरी इंटरेस्ट है, जितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है उस लॉस हुए हुए गुड्स में, वो है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, दैट इज एब्नॉर्मल आइटम। जो आपकी नॉर्मल रेंज ऑफ आइटम्स नहीं होती, नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं होते, आपके क्या होते हैं, आपने नई लाइन ऐड की आपकी प्रोडक्ट के अंदर, या फिर स्लो मूविंग गुड्स है, ये चीजें आपकी एब्नॉर्मल आइटम्स के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट है आप लोगों का सेल्वेज। जब भी आप पार्ट ऑफ द गुड्स डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कुछ सेफेस्ट पार्ट आपका पड़ा होता है, उसको आप एक लोवेस्ट वैल्यू पर सेल कर रहे होते हैं, दैट विल कवर्ड अंडर सेल्वेज वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोगों को ऑलरेडी बनाना आता है ओपीडी एंड सीएस। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है एंड ये हमारी प्रीवियस ईयर के लिए बनाया जाता है। उसके बाद है एवरेज क्लोज। यहां पर जब आपका अंडर इंश्योरेंस होता है तो आपको क्या करना होता है, एवरेज क्लोज को अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल स्टॉक मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। बात क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आप लोगों का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पर ये करंट ईयर का प्रिपेयर किया जाता है। क्यों, क्योंकि या तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है या फिर कोई भी मेरी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है, वहां पर मैं बनाती हूं मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो रहे, चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए। इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का चैप्टर है। नेक्स्ट अब यहां पर हम लोग हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब भी मुझे मेरे क्लेम को कैलकुलेट करना है, मेरा न्यूमेरिकल करना है, तो वहां पर क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। पहला स्टेप आपका क्या है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का। बात क्लियर है। अब प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है आपको यहां पर, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका। सेकंड स्टेप आपका क्या है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को यूज करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट यहां पर आपको क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वो भी करंट ईयर का, जिससे आपको आपका क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, आपका क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहां पर आप लोगों का क्या है, दैट इज एसर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। आपको
आपको पता लगाना है कि एक्चुअल आपको लॉस कितना हुआ है। कैसे पता लगाएंगे? आपका जो भी लॉस ऑफ गुड्स है इसमें से आप क्या लेस कर देंगे, आपको माइनस करनी है यहाँ पर सैल्वेज वैल्यू। क्या माइनस करनी है? सैल्वेज वैल्यू, जिससे आपको आपका एक्चुअल लॉस पता चल जाएगा। उसके बाद लास्ट है कि आपको क्लेम कितना मिलना है। क्या पता लगाना है? आपको क्लेम कितना मिलना है। एवरेज क्लोज का फॉर्मूला अभी मैं आपको पीछे बता करके आई हूं। कितना आपका लॉस हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पॉलिसी से एंड डिवाइड कर देंगे टोटल स्टॉक से। दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर क्लेम अमाउंट। बात क्लियर है? यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करके, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये 5 स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। जल्दी से क्विकली मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। पहला स्टेप, मुझे बनाना है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड स्टेप के अंदर मुझे कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेट। थर्ड स्टेप के अंदर मुझे बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फोर्थ स्टेप के अंदर मुझे एक्चुअल लॉस निकालना है एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर मैं मेरा क्लेम निकालूंगी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? ओपीडी। ओ मींस ओपनिंग स्टॉक, पी मींस परचेजेस एंड डी मींस आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड में आपका सीएस आता है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स। आप लोग टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे, यहां पर आपके पास आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, दैट इज फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। आई डोंट थिंक ये चीजें सिखाने की जरूरत है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छे से फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर बनाना आता है। सेकंड स्टेप मेरा क्या है? मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट यहां पर मेरा थर्ड स्टेप क्या है? दैट इज मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कैसे बनाते हैं? वो ही सेम फॉर्मेट रहने वाला है, ओपीडी एंड सीएस। बस डिफरेंस यहां पर आप लोगों का क्या रहेगा? आपको क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, बाकी यहां पर हर चीज सेम है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका क्या है? आपको एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल लॉस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपका फायर वाले टाइम तक जितना स्टॉक था उसमें से सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे एंड यहां पर अगर उस टाइम को आपने खर्चा किया उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट यहां पर आपका आ जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। लास्ट स्टेप यहां पर है आपको कैलकुलेट करना है क्लेम। तो क्लेम के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? दैट इज ऑफ एवरेज क्लोज। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एवरेज क्लोज का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है? यहां पर आप लोग एक्चुअल लॉस लिखेंगे, यहां पर फॉर्मूला थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा है, बात सेम ही है, अमाउंट सेम ही फील होगी, बट जो मैं पीछे से आपको पढ़ाती आ रही हूं वही मैं आपको लिख के बता रही हूं। यहां पर आपका फॉर्मूला होगा एक्चुअल लॉस। क्या फॉर्मूला होगा? एक्चुअल लॉस इज मल्टीप्लाई बाय टोटल पॉलिसी अमाउंट। क्या आएगा? टोटल पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक। क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक। दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला, जिससे आप लोग आपके क्लेम को कैलकुलेट करने वाले हैं। बात क्लियर है? इजी एंड सिंपल है, हर एक चीज कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब यहां पर मैं मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुकी हूं। इंश्योरेंस क्लेम का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग क्या है, साथ ही क्या अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, क्या क्या उनके फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, हर एक चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, जो मुझे मेरे लॉन्ग क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगे। मुझे कुछ बेसिक चीजों की क्या करनी है, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक एंड पेन उठा लो, ताकि चीजों की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ करते चलो एंड मेरे साथ साथ हर एक चीज को समझते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या बोला है? फाइंड आउट सेल्स व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 50,000। यहाँ पर आपको दी है COGS। क्या दिया है आपको? COGS दिया है, दैट इज फॉर ₹50,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट दिया है आपको 20%। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो आपको ऐसा नहीं बोला ग्रॉस प्रॉफिट आपका कॉस्ट पर है या आपका सेल्स पर है। अब अगर कुछ नहीं बोला तो मुझे मेरी बेसिक सी नॉलेज यहाँ पर लगानी पड़ेगी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट तो हमेशा सेल्स पर होता है। किस पर होता है ग्रॉस प्रॉफिट? हमेशा सेल्स पर होता है। अब द थिंग इज, मैं इसको यहाँ पर सोल्व कैसे करूं? ध्यान से समझना। क्या मुझे सेल्स दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ? नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, ध्यान से समझना। 20% बोला है, दैट मीन्स 20/100, यानी कि ये क्या बनेगा आप लोगों का? 1/4।
5, क्या बनेगा 1/5, 1/5 ऑन सेल्स। किसका है ये 1/5 ऑन सेल्स। लेकिन मुझे सेल्स नहीं दे रखी, तो मैं चाहती हूं कि मैं किसी तरीके से ऑन कॉस्ट निकाल लूं। क्या निकाल लूं? ऑन कॉस्ट निकाल लूं, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कॉस्ट दी है। तो कैसे करेंगे? जब भी आप लोग सेल्स से कॉस्ट पर आएंगे, ध्यान से समझना, जब भी आप लोग सेल्स से कॉस्ट पर आएंगे तो आप डिनोमिनेटर में -1 कर देंगे। क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर में -1 कर देंगे। एंड जब भी आप लोग कॉस्ट से सेल्स पर जाएंगे तो आप डिनोमिनेटर में +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? +1। तो अगर 1/5 ऑन सेल्स है तो 1/4 ऑन कॉस्ट होगा। कितना होगा कॉस्ट पर? 1/4। तो अब यहां पर मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 50,000। 50,000 कहां से आए? ये आपकी कॉस्ट का है। बात क्लियर है? अब यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आएगा? 12,500। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा आप लोगों का? 12,500। बात क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था? आपको कैलकुलेट क्या करना था? फाइंड आउट सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है? सेल्स। अब यहां पर आप लोग सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट के अंदर अगर मैं मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दूं, क्या सेल्स आ जाएंगी? यस और नो? यस। आपकी कॉस्ट कितने की है? दैट इज फॉर 50,000 रुपीज। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? दैट इज फॉर 12,500। तो अब जल्दी से बताएंगे यहां पर आप लोगों की सेल्स इजीली आ रही है या फिर नहीं? यस, बहुत इजीली आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। क्या किया यहां पर हम लोगों ने? देखा क्वेश्चन ने मुझे कॉस्ट दी है। कितनी कॉस्ट दी है आप लोगों को? 50,000 रुपीज। एंड ग्रॉस प्रॉफिट बोला 20%। आगे इन्होंने कुछ नहीं बोला 20% ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है। अब कुछ नहीं बोला तो मुझे मेरी नॉलेज यहां पर यूज करनी पड़ेगी कि ग्रॉस प्रॉफिट तो हमेशा सेल्स पर होता है। तो अब यहां पर ऑन सेल्स है, 20% ऑन सेल्स है, तो मैंने 20% को ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसको डिवाइड करके 21 एंड 25। बात क्लियर है? इतनी चीज समझ आई। अब यहां पर मुझे समझ आता है 1/5 ऑन सेल्स। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी कि अगर 1/5 ऑन सेल्स है, आपको सेल्स से किस पर जाना है? कॉस्ट पर जाना है। तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहां पर मैंने 1 को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? 1/4 ऑन कॉस्ट। तो क्या कॉस्ट मेरे पास है? यस, दैट इज 50,000 रुपीज। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया? 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 12,500। बात क्लियर है? अब उसके बाद क्वेश्चन ने तो मुझे सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए कहा था। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है आपकी? 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 12,500। तो यानी कि आपकी सेल्स कितनी है? दैट इज 62,500 रुपीज। ये क्या अमाउंट है? आप लोगों की सेल्स की अमाउंट आई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए एंड बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पर क्या दिया है? आपको सेल्स की अमाउंट दी है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट दी है, आपको बोला है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या बोला है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न था? अभी पीछे मैं आपको सिखा करके आई हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है? यस, दैट इज 1,35,000। कितना दिया है? 1,35,000। क्या आपको नेट सेल्स की अमाउंट दी है? यस, दैट इज 6 लाख रुपीज। कितने दी है नेट सेल्स की अमाउंट? दैट इज 6 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बस मुझे अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट अपनी कैलकुलेशन को करना है। दैट्स इट। यहां पर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की परसेंटेज आ जाएगी। कैलकुलेशन के बाद मेरी परसेंटेज क्या आ रही है यहाँ पर? दैट इज 22.5%। कितनी परसेंट आ रही है आप लोगों की? 22.5%। इजी एंड सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला पता होना जरूरी था, बाकी चीजें क्वेश्चन ने आपको खुद से प्रोवाइड की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन हमें कहां पर काम आएंगे? या तो आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछेंगे, अदरवाइज जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला इंश्योरेंस क्लेम से, वहां पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत काम में आने वाले हैं। वहां पर एग्जाम के अंदर बैठकर आप मुझे याद करेंगे कि हाँ मैम ने ये पॉइंट हमको कैलकुलेट करना सिखाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला? एज सर्टेन परचेजेस व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक इज 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000। क्वेश्चन ने क्या कहा? आपको परचेजेस कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? आपको परचेजेस कैलकुलेट करनी है। एंड
इन्होंने बोला आपको COGS गिवन है, तो जैसे ही COGS इन्होंने मुझे बोला, मुझे तुरंत से अपना एक पुराना जो हमने पहले टाइम में एक फॉर्मूला पढ़ा था COGS का, वो याद आता है। क्या फॉर्मूला होता था मेरा? ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता था मेरा? COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके परचेजेस कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस। कैसे करेंगे? यहाँ पर COGS की वैल्यू क्या गिवन है आपको? दैट इज 2 लाख। कितनी वैल्यू गिवन है आपको? 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक की आपको क्या वैल्यू गिवन है? दैट इज 20,000। यहाँ पर 20,000 को लिख देंगे। क्या आपको परचेजेस की अमाउंट पता है? नहीं, क्योंकि परचेजेस मुझको कैलकुलेट करनी है। क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता है? यस, दैट इज 50,000 रुपीज। अब जल्दी से आंसर करेंगे कि आप लोग यहाँ पर परचेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से समझना। परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए मैंने किया 2 लाख माइनस 20,000 प्लस 50,000 रुपीज। बात क्लियर है? इस तरीके से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट आएगी आप लोगों की 2,30,000 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी आपकी? परचेजेस की अमाउंट आ रही है, दैट इज 2,30,000 रुपीज। इजी एंड सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट है। जस्ट यहाँ पर आपको COGS का फॉर्मूला पता होना जरूरी था। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर मेरे पास परचेजेस की वैल्यू निकल करके आ गई है। क्वेश्चन अच्छे से समझे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आप लोग फेस करें, आप लोग कमेंट करके आपके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला है आपको फायर क्लेम कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। अब एवरेज क्लॉज का यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। क्लेम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या लिखना होता है? क्लेम कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं टोटल पॉलिसी अमाउंट। क्या लिखते हैं? टोटल पॉलिसी अमाउंट। टोटल पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। क्या लिखेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल लॉस से। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल लॉस से। अब क्या मैं इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर सकती हूँ? यस, ध्यान से समझना। यहाँ पर मुझे क्या दिया है? टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी दी है? 1,71,000। कितनी दी है? 1,71,000। डिवाइड करते हैं। यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया है? दैट इज 2,28,000। कितना दिया है? 2,28,000। यहां पर एक्चुअल लॉस आपको कितना दिया है? दैट इज 2 लाख रुपीज। मैंने मेरे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है जस्ट, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने बोला एवरेज क्लोज लगा दो। मुझे एवरेज क्लोज का फॉर्मूला पता था, मैंने फॉर्मूला नोट डाउन किया, अपने फॉर्मूले के अंदर गिवन वैल्यूज को पुट किया। अब जस्ट मुझे कैलकुलेशन करनी है, मेरा आंसर यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। एंड कैलकुलेशन के बाद मेरी अमाउंट क्या आएगी? दैट इज 1,50,000 रुपीज। कितने अमाउंट आएगी? 1,50,000 रुपीज। ये किसकी अमाउंट है? आपके क्लेम की अमाउंट है, जो आपने एवरेज क्लोज को अप्लाई करके यहां पर कैलकुलेट की है। बात क्लियर है? इजी एंड सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है। जस्ट आपको क्या करनी है? फॉर्मूले लर्न करने हैं एंड आपको कैलकुलेटर उठाकर अपनी कैलकुलेशन करना है। दैट्स इट। आपके पास आपके खुद के आंसर्स निकल करके आ जाएंगे। वापस क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको क्या दिया? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट फायर इंश्योरेंस क्लेम। अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना है? फायर इंश्योरेंस क्लेम को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। यहां पर आपको क्लेम को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? आपके पास एवरेज क्लॉज का ही फॉर्मूला है। यहां पर आपको लिखनी है पॉलिसी की अमाउंट। मैं अब शॉर्ट में अपने फॉर्मूले को नोट डाउन कर रही हूं। टोटल पॉलिसी अमाउंट। यहां पर लिखना है टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्या लिखना है? टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। एंड मल्टीप्लाई करना है आपको एक्चुअल लॉस से। किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको एक्चुअल लॉस से मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पॉलिसी की अमाउंट दी है? यस, दैट इज 1,50,000 रुपीज। कितनी दी है? 1,50,000 रुपीज। उसके बाद क्या आपको टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक दी है? यस, दैट इज 2 लाख रुपीज। हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया यहाँ पर 2 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्चुअल लॉस से। ध्यान से समझ, अब यहाँ पर आपको एक्चुअल लॉस की अमाउंट नहीं दी है, बट आपको इन्होंने एक डायरेक्शन दी है, एक हिंट दिया है। यहाँ पर बोला आपका टोटल स्टॉक तो था 2 लाख रुपए का एंड उसमें से आपने बचाया कितना है? 50,000 का। तो अगर मैं कह रही हूं मेरे पास 2 लाख का स्टॉक है, 50,000 का मैंने बचा लिया, मतलब 1.5 लाख का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? 1.5 लाख का लॉस हुआ है। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा
मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 रुपीज। बात क्लियर हुई? यहां पर बोला आपके बिजनेस के अंदर टोटल स्टॉक जो था वो 2 लाख रुपीज का था, जिसमें से 50,000 का ही आप लोग बचा पाए, यानी कि 1.5 लाख के गुड्स का क्या हुआ है, आपका नुकसान हुआ है। कुछ नहीं करना, अब यहां पर आप लोगों के पास क्या है, हर एक अमाउंट आ चुकी है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करने एंड आपके क्लेम की अमाउंट यहां पर निकल करके आ जाएगी। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की, 1,12,500। कितनी अमाउंट आएगी, 1,12,500 रुपीज आपकी अमाउंट आने वाली है क्लेम की। आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट है, जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। यहां पर जो सीखने वाली चीज थी वो ये थी, आपको टोटल वैल्यू दी है गुड्स की, उसमें से जितना आप बचा पाए उसमें से माइनस करने के बाद आप आपके लॉस को कैलकुलेट कर पाए, उसको वहां पर फिल करके आपने आपके क्लेम की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, यहां पर कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्लेम। अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लेम। एंड क्लेम के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज क्लेम इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी। क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, डिवाइड करेंगे इसको टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक, टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल लॉस से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल लॉस से। अब चेक करते हैं मुझे यहां पर क्या क्या गिवन है। इन्होंने बोला स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एक्सीडेंट दैट इज 85,000 रुपीज। यहां पर बोला गया है जब आग लगी उस समय टोटल स्टॉक आपका कितने का था, 85,000 रुपीज का। कितने का था, 85,000 रुपीज का। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज, कितने का गुड्स आप बचा पाए, आपने बचाया 7,500 रुपीज का गुड्स। कैसे किया, आपका टोटल स्टॉक कितने का था, टोटल स्टॉक था आप लोगों का 85,000 रुपीज का, इसमें से आपने कुछ सैल्वेज किया यानी कि कुछ बचा लिया। कितने का बचाया, 7,500 का, यानी कि आपका लॉस कितने का हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 85,000 माइनस कर देंगे इसमें से 7,500 को। क्या किया, 85,000 में से 7,500 को माइनस कर देंगे, जिससे आपकी अमाउंट आ जाएगी, दैट विल बी 77,500 रुपीज। कितनी वैल्यू आएगी आपके लॉस की, 77,500 रुपीज। यहां पर एक्चुअल लॉस के फॉर्मूले में जहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है एंड जहां पर हम लोगों ने एक्चुअल लॉस लिखा था उसके नीचे क्या अमाउंट लिखी है, दैट इज 77,500 रुपीज। अब यहां पर आपके पास आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन नहीं है, आपको पॉलिसी की अमाउंट नहीं पता है, तो आप लोग यहां पर अमाउंट कैसे लिखने वाले हैं। आपको लॉस पता है, क्या लॉस से ज्यादा पॉलिसी की अमाउंट हो सकती है, नहीं। अगर कुछ नहीं बोला तो आप आपके एक्चुअल लॉस को पॉलिसी अमाउंट पर लिख सकते हैं, दैट इज 77,500 रुपीज। कैलकुलेशन करेंगे एंड यहां पर आपके आंसर को नोट डाउन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करने, अपनी अमाउंट को चेक करते हैं। अमाउंट आएगी यहां पर आप लोगों की 70,662। क्या अमाउंट आएगी, 70,661 पॉइंट समथिंग आ रही थी, यहां पर राउंड ऑफ करके हम लोगों ने लिखा 70,662। दिस इज द अमाउंट ऑफ योर एक्चुअल क्लेम। किसकी अमाउंट है, ये आपके क्लेम की अमाउंट है। दोबारा से समझेंगे इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया। यहां पर सबसे पहले मुझे क्लेम कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो सबसे पहले मैंने मेरा फॉर्मूला यहां पर नोट डाउन किया। जो जो वैल्यूज मुझको गिवन थी वो वैल्यूज को मैंने लिखा। यहां पर दिया है मुझे टोटल स्टॉक दिया था, तो मैंने टोटल स्टॉक को एज इट इज लिखा। उसके बाद यहां पर इन्होंने क्या बोला कि इतना गुड्स आप बचा पाए, इतना गुड्स आप बचा पाए, यानी कि सैल्वेज वैल्यू दी है आपके गुड्स की। तो टोटल गुड्स में से जितना मैं बचा पाई उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई है, यानी कि इतने गुड्स का मेरा लॉस हुआ है, तो मैंने लॉस के आगे इस अमाउंट को लिख दिया। बात क्लियर है, ये दोनों अमाउंट्स मेरी हो चुकी हैं। जब मुझे पॉलिसी की अमाउंट लिखनी थी तो क्वेश्चन ने मुझे पॉलिसी की अमाउंट गिवन नहीं की, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, जितने का मेरा नुकसान होगा मेरी पॉलिसी भी उतने की ही होगी, इसलिए मैंने एक्चुअल लॉस के बराबर ही अपनी पॉलिसी की अमाउंट को लिखी है, दैट्स इट। उसके बाद कैलकुलेशन की है एंड मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अगेन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, आपको एवरेज क्लॉज लगाना है, यानी कि क्लेम को कैलकुलेट करना है। क्लेम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोगों को अब लर्न हो चुका होगा। क्या फॉर्मूला है, सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी की अमाउंट आप लोगों को कितनी दी है, दैट इज 33,42,000 रुपीज। कितनी दी है, 33,42,000 रुपीज। अब मुझे डिवाइड में लिखना है मेरी स्टॉक की वैल्यू को। क्या लिखना है, स्टॉक की वैल्यू को, एंड मल्टीप्लाई में लिखना है जितनी वैल्यू ऑफ स्टॉक मेरी लॉस में गई है, कितने नुकसान हुए उसको मैंने मल्टीप्लाई में लिखना है। यहां पर मुझे नुकसान की वैल्यू दी है, क्या दी है, यहां पर मुझे टोटल
टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक दी है एंड मुझे ऊपर लॉस बाय फायर दिया। तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है 34,56,000 रुपीज। कितना है 34,56,000 रुपीज। मल्टीप्लाई में लिखना है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी कि आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ है दैट इज 24 लाख रुपीज। कितना आया है 24 लाख रुपीज। अब मुझे कुछ नहीं करना, हर एक चीज क्वेश्चन ने मुझे दी थी, मुझे जस्ट कैलकुलेशन करनी है एंड अपने आंसर्स को यहां पर लिखना है कि आप लोगों का एक्चुअल क्लेम की अमाउंट कितनी आ रही है। अमाउंट कितनी आएगी यहां पर आप लोगों की 2320,833। कितनी अमाउंट आएगी आप लोगों की क्लेम की यहां पर 2320,833। इसके आगे 0.3333 है, यहां पर मैंने राउंड ऑफ करके दैट इज 833 लिखा है। ये है आप लोगों का आंसर, ये है आप लोगों का एक्चुअल क्लेम। बात क्लियर है? कुछ नहीं किया, जस्ट फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद मेरा एक्चुअल क्लेम यहां पर निकल करके आ गया है। लास्ट क्वेश्चन यहां पर करने वाले, आई होप जितने क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर किए हर क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा है, अच्छे से समझ आए एंड इजी एंड सिंपल लगा है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको अगेन एक्चुअल क्लेम ही कैलकुलेट करना है। एक्चुअल क्लेम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, यहां पर आपको लिखना है टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी। क्या लिखना है? टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल लॉस से। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल लॉस से। स्टार्ट करें करना, यस। अब यहां पर बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी कि आपका टोटल स्टॉक कितने का था 50,000 का था। कब का? जब आपकी बिजनेस के अंदर आग लगी। उसके बाद आपने कितना गुड्स बचाया, सैल्वेज कितना किया, यहां पर 10,000 का आपने बचाया। अगर आपके बिजनेस के अंदर 50,000 का स्टॉक था, उसमें से 10,000 का अगर आपने बचा लिया तो नुकसान कितने का हुआ, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, दैट इज 40,000 का। तो एक्चुअल लॉस की जगह मैं कितने लिखने वाली हूं, दैट इज 40,000 रुपीज। अब मुझे देखना है पॉलिसी की क्या वैल्यू है, दैट इज 75,000 रुपीज। कितनी है? 75,000 रुपीज मेरी पॉलिसी की वैल्यू है। क्या अब इसके आगे मुझे कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। यहां पर मेरे पास मेरे क्लेम की अमाउंट आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना एंड अपनी क्लेम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कितनी आएगी यहां पर क्लेम की, दैट इज 60,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आने वाली है? 60,000 रुपीज इज गोइंग टू बी द योर अमाउंट ऑफ योर क्लेम। बात क्लियर है? इजी लगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स आई होप आप लोगों को इजी लगे होंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं ताकि आप लोग चीजों को लेकर के कंफ्यूज ना हो, आपको चीजें डिफिकल्ट ना लगे। इसीलिए मैंने क्या किया, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपके जो इंश्योरेंस क्लेम है इसको इंट्रोडक्शन को कवर किया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, क्या क्या उसके फॉर्मेट रहने वाले हैं, साथ ही उसके अंदर क्या छोटी छोटी सी बातें जिनको आपको ध्यान रखना है, उस हर एक छोटी बात को मैंने यहाँ पर कवर किया। मल्टीपल क्वेश्चंस की यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। आई होप हर एक चीज आप लोगों को क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सोल्व कर पाऊं, आपके हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। एंड साथ ही इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया हर एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।